नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, बिहार यूपी की नदियों में मिल रहे हैं शव। राहुल बोले, गुलाबी चश्मा उतारो पीएम। रूड़ी की पोल खोलने वाले पप्पू यादव गिरफ्तार, समर्थन में उतरे नीतीश के सहयोगी। सरकार की टीका नीति फेल, सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में टीकाकरण हुआ धीमा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने सोनिया पर उतारा गुस्सा, गुमराह करने का लगाया आरोप। यरूशलेम की हिंसक झड़पों में 300 घायल, इजरायल के रवैये से दुनिया भर में गुस्सा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों में शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार को बिहार के बक्सर में गंगा में 45 से ज्यादा शव मिलने की खबर आई थी और अब उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में 7 शव मिले हैं। ऐसी ही खबरें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आई हैं, जहां गंगा नदी में कुछ शव बहते हुए मिले हैं। इन बहते हुए शवों के वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर, टीवी पर वायरल हो रहे हैं। शवों के मिलने के तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं। इनमें से पहला कारण इन लोगों की कोरोना से मौत होना ही बताया जा रहा है। गांव में कोरोना संक्रमण फैलने का डर इतना अधिक है कि परिजन किसी की कोरोना से मौत होने पर अंतिम संस्कार करने से भी डर रहे हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में स्थानीय लोगों ने कहा कि कोरोना से होने वाली मौतों के कारण श्मशान घाटों में बहुत भीड़ है और लकड़ियों की भी खासी कमी है। इसलिए ये आम बात हो गई कि लोग अपने परिजनों के शवों को नदियों में बहा दे रहे हैं। वहीं नदियों में मिल रहे शवों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें मीलों तक, जीवन सुरक्षा का छीना हक। पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये जो नदियों में शव मिल रहे हैं, ये हमारे पूरे देश के जो आंतरिक हालात हैं, चाहे वो कोरोना की वजह से हो और कोरोना से पैदा हुई मजबूरियों और गरीबी की वजह से हो, वो सब आप इसमें देख सकते हैं। जिंदा जी जीत रहते तो लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार जो सम्मान पूर्वक होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। पहली बात तो ये कि ये जो जिस तरह से शव मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। जो रिपोर्ट हो रहे हैं आंकड़े, उनका और इनसे कोई मैच नहीं है। बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि ये जो लाशें मिल रही हैं ये कहीं रिपोर्ट में दर्ज नहीं हो रही हैं और ऐसी बहुत सारी लाशें होंगी जिन पर नज़र नहीं जा रही है और वो कहीं कहीं बह जा रही हैं। तो सैकड़ों की संख्या में लोग अपने परिजनों को नदियों के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि श्मशानों में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, लोगों के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं हैं और फिर कोरोना का अपना भय है। कोरोना के से मरे व्यक्ति के परिजन उनसे डरते हैं, परिवार वाले डरते हैं और वो परिजनों को भी लगता है कि उनका बहिष्कार हो सकता है समाज में, क्योंकि उनको कोरोना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस तरह से शवों को नदी में बहा देने के रूप में सामने आ रहे हैं। ये हमारे देश में कोरोना की विकरालता को भी बताते हैं, गरीबी और असहायता की विकरालता को भी बता रहे हैं। कितना करुण दृश्य है, सोचिए कि लोग अपने प्रियजनों को अंतिम संस्कार भी नहीं दे पा रहे हैं, उनको इस तरह से विदा करने के लिए मजबूर हैं, बेबस हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार की नीतियां नहीं हैं, रणनीतियां नहीं हैं, योजना नहीं है और चुपचाप ये जो एक तरह का नरसंहार जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था वो देख रही है और होने दे रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज हो रहा है। अगली खबर लेते हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव को मंगलवार सुबह पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी का कारण बताया गया है कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा है।
पप्पू यादव ने 3 दिन पहले बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी द्वारा एम्बुलेंसों को अवैध तरीके से रखने की पोल खोली थी, जिसके बाद बीजेपी ही नहीं बिहार सरकार भी हिली हुई थी। गिरफ्तारी के बाद पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। पप्पू यादव ने एक के बाद एक ट्वीट करके कहा है कि नीतीश कुमार उनके धैर्य की परीक्षा न लें, वरना प्रशासन सारा लॉकडाउन प्रोटोकॉल भूल जाएगा। वहीं पप्पू यादव के समर्थन में नीतीश के सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक के नेता उतर आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कहा कि ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश सरकार हिटलर शाही कर रही है और नीतीश कुमार को इसका जवाब देना पड़ेगा। जन अधिकार पार्टी का कहना है कि पप्पू यादव को जान से मारने की कोशिशें की जा रही हैं। सवाल उठता है कि पप्पू यादव को नीतीश कुमार ने क्यों टारगेट किया? क्या बिहार में हर कोई लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है, या जो भी पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ सरकार सख्त होकर कार्रवाई कर रही है? इसका जवाब आपको मिलेगा ना में। तमाम तरह के लोग तमाम तरह से इन प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें सरकार में बैठे लोग और नेता और मंत्री भी शामिल हैं। वो तमाम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग भी कर रहे हैं और आम आदमी भी कर रहे हैं। तो ये बिहार में आम दृश्य हैं। तो पप्पू यादव को इनके उल्लंघन के लिए क्यों पकड़ा गया? दरअसल पप्पू यादव को प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए नहीं पकड़ा गया है। पप्पू यादव को इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी की पोल खोल दी है कि वो 1 दर्जन एम्बुलेंस अपने घर में रखे हुए थे, जबकि पूरा बिहार इस तरह के साधनों के लिए तरस रहा है, उससे परेशान हो रहा है और उससे बहुत मौतें भी हो रही हैं। तो उन एम्बुलेंस का उपयोग किस तरह से हो रहा था, इसको लेकर भी बहुत सारी खबरें आई हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। जब एकदम से पप्पू यादव ने इनको वायरल कर दिया, लोगों के सामने ला दिया, तो राजीव प्रताप रूडी भी हड़बड़ा गए, उनकी पार्टी भी हड़बड़ा गई और उनकी सरकार भी हड़बड़ा गई। और इसलिए अब पप्पू यादव को टारगेट किया जा रहा है। और पप्पू यादव को टारगेट करने से बीजेपी को या नीतीश कुमार को कोई फायदा नहीं होने जा रहा, बल्कि उनकी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो और भी बढ़ेगा, उनकी अलोकप्रियता और बढ़ेगी और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार अपनी इस दूसरी पारी में एक लचर मुख्यमंत्री, एक कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और बीजेपी जहां भी देखती है दबाव बना लेती है और नीतीश कुमार उस ढंग से काम करते हैं। अन्यथा नीतीश कुमार कतई पप्पू यादव को इस तरह से प्रताड़ित करने के रास्ते पर न चलते। उन्हीं के सहयोगी जीतन राम मांझी उस गठबंधन के हिस्से हैं, वो तक इस घटना को गलत बता रहे हैं और विपक्षी पार्टियां तो खैर नीतीश सरकार पर हमले कर ही रही हैं। तो ये पूरे बिहार में जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है, प्रतिशोध का माहौल है, असुरक्षा का माहौल है और जब सच सामने आता है तो सरकारें किस तरह से खिसिया कर आक्रमण करती हैं, उसकी एक वानगी है। ये बिहार पर एक टिप्पणी है पप्पू यादव की गिरफ्तारी कि वहाँ शासन प्रशासन किस तरह से काम कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अपने आप को बहुत लोकतांत्रिक बताते हैं, उनका ये निरंकुश रवैया भी इससे जाहिर हो रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत में जिस प्रकार से कोरोना वायरस के कारण बनी भयावह स्थिति से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान को तेज किया जाना बहुत जरूरी बताया जा रहा है, लेकिन हो उल्टा रहा है। खासतौर पर सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में ही टीकाकरण अभियान सुस्त पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले 306 जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति खतरनाक स्तर की है, लेकिन इनमें से अधिकतर जिलों में कोरोना टीकाकरण धीमा पड़ चुका है। इन 306 जिलों में 24 से 30 अप्रैल तक 77.23 लाख डोज लगाए गए थे, जबकि 1 मई से 7 मई तक इन जिलों में 60,51,000 डोज लगाए जा सके। इसमें 21.64% की गिरावट आई। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इन सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी वाले रेट वाले 306 जिलों में से 67% जिलों में टीकाकरण में गिरावट आई है। इनमें से अधिकतर जिले ग्रामीण क्षेत्रों वाले हैं। इसीलिए सरकार की कोरोना
टीकाकरण नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कंपनियों द्वारा कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतें तय करने पर ही नहीं बल्कि पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये सरकार केंद्र को कह रही है कि ये वैक्सीन पॉलिसी हमने बनाई है, आप इसमें सुप्रीम कोर्ट को कह रही कि वैक्सीन पॉलिसी हमने बनाई है, इसमें आप हस्तक्षेप न करें। लेकिन ये पूरी वैक्सीन पॉलिसी है क्या, वो क्या कर रही है, उसने क्या किया है, ये सरकार नहीं बता रही है। या कोई वैक्सीन पॉलिसी है भी कि नहीं है, अगर है तो ये क्यों नहीं दिख रही है। टीका की कमी पूरे देश भर में महसूस की जा रही है। हर जगह टीका लगाने का अभियान सुस्त पड़ गया क्योंकि टीके ही नहीं है। कई राज्यों में तो टीकाकरण अभियान रोकना पड़ा है। उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम टाइम में आकर घोषणा कर देते हैं बिना सोचे विचारे तैयारी किए कि 1 मई से 18 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी टीका लगेगा। लेकिन अधिकांश राज्यों में टीका न होने की वजह से वो शुरू ही नहीं हो पाया, और जहाँ शुरू हुआ है वहाँ ढीला पड़ गया है, बंद हो गया है। तो ये इस सरकार के काम करने का ढंग है। ये माना जा रहा है कि अगर आपको कोरोना को कंट्रोल में करना है तो आपको टीकाकरण तेजी से करना पड़ेगा। लेकिन टीकाकरण तेजी से तब होगा जब टीका उपलब्ध होंगे, और टीके तब उपलब्ध होते जब सरकार ने इसकी कोई योजना बनाई होती। अगर सरकार ने 6 करोड़ टीके ऐसे देशों को दे दिए, निर्यात कर दिए जहां उनको पास पहले से भरपूर टीके थे, अगर गरीब देशों को दिया होता, जिनको ज़रूरतमंद देश हैं उनको दिया होता, तब भी समझ में आता कि चलो भारत ने कहीं उपकार किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं था। जो लोग टीके से संपन्न थे उनको और टीके देकर भारत का जो पहला हक है उससे वंचित कर दिया। अब धड़ाधड़ लोग यहाँ मर रहे हैं, मरने की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन टीके नहीं हैं। और टीके की बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको मंजूरी देने में भी देरी की, उनको सपोर्ट करने में भी देरी की। तो बहुत तमाम तरह की चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये अंडरलाइन करना चाहता हूं कि ये जो स्थिति बन रही है टीकाकरण के मामले में, उसके लिए कोई और दोषी नहीं है। यही महामना नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है, और इस टीकाकरण के समय पर न होने की वजह से जो मौतें हो रही हैं उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। उसी को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वो नकारात्मक बातें करती हैं, गलत और भ्रामक सूचनाएं फैलाती हैं, बेवजह लोगों में घबराहट फैलाती हैं और दो मुही बातें करती हैं। नड्डा ने कहा है, ऐसे समय जब भारत पूरी ताकत लगाकर कोरोना से जूझ रहा है, लोग ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की शीर्ष नेता आम जनता को गुमराह करना बंद कर दें, झूठ मूठ की सनसनी न फैलाएं और अपनी कही बातों के ही उलट बातें न करें। याद दिला दें कि सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा था कि कोरोना की अनदेखी करने की मोदी सरकार की गलती की भयावह कीमत देश चुका रहा है। सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए सुपर स्प्रेडर आयोजन किए। अब देखिए कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चोरी ऊपर से सीना चोरी। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया कह रही है, दुनिया भर के मीडिया कह रहा है, ये जो क्राइसिस पैदा हुई है कोरोना की, उसके लिए कोई और नहीं, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। उसने कोई योजना नहीं बनाई, कोई काम नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की, और ऐसी इवेंट होने दी जैसे कुंभ और चुनाव, जिनकी वजह से ये कोरोना और तेजी से फैला। अब यही बात अगर विपक्षी दल भी कह रहे हैं तो उन्हें गुमराह करने वाला बताया जा रहा है, सनसनी फैलाने वाला, घबराहट पैदा करने वाला बताया जा रहा है। तो ये अपनी गलतियों को छुपाने की जो कोशिश जेपी नड्डा और दूसरे बीजेपी के नेता कर रहे हैं वो लोगों को समझ में आ रही हैं, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं कि ये केवल सोनिया गांधी नहीं कह रही हैं, पूरी दुनिया कह रही है। और दूसरी बात, सरकार सचमुच में फेल हो रही है। सरकार ने सचमुच में कोई तैयारी नहीं की। सरकार सचमुच में अभी तक ऑक्सीजन का काम भी नहीं, की व्यवस्था भी नहीं कर सकी है। और आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा है, बहुत सारे राज्यों को हस्तक्षेप करना पड़ा है ताकि चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हो पाए। और ऐसी सूरत में अगर जेपी नड्डा ये सब आरोप प्रत्यारोप में उलझ रहे हैं तो ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है, उनके लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी, क्योंकि जो काम उन्हें करना चाहिए, उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। वो आरोप प्रत्यारोप में विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने
की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कुछ उन्हें हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो बदनामी इस सरकार की हो चुकी, उनकी पार्टी की हो चुकी है, वो विपक्ष पर हमला करने से धुलने वाली नहीं है। तो ये लेकिन बीजेपी ये जो ढिठाई दिखा रहे हैं, जो बेशर्मी दिखा रहे हैं इस तरह की, उसको आप समझिए करीब से कि इसका कोई ये बेमतलब है, बेमानी है, और सिवाय इसके कुछ नहीं है कि अपने जो जुर्म है उन पर पर्दा डालने की एक कोशिश है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। इजरायली सेनाओं द्वारा फिलिस्तीनियों पर हमले लगातार जारी हैं। गजा पट्टी वेस्ट बैंक पर उसने रॉकेट से हमले किए हैं, जिनमें कई फिलिस्तीनियों की मौत भी हो गई है। हमलों का सिलसिला सोमवार को शुरू हुआ, जब अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायल पुलिस और फलस्तीनियों के बीच हुए संघर्ष में 300 लोग घायल हो गए। फिलिस्तीन की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने इसकी पुष्टि की है। उसने इजरायल पुलिस पर रबर की गोलियां दागने, आंसू गैस और ग्रेनेड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जबकि इजरायल की पुलिस ने कहा है कि उनके 21 पुलिस अफसर घायल हुए हैं। इसके अलावा गाजा पट्टी में भी 20 लोग मारे गए और इनमें 9 बच्चे शामिल हैं। दरअसल शुक्रवार को रमजान का आखिरी जुमा था और उस दिन बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मुस्लिम मस्जिद अल अक्सा में इबादत के लिए इकट्ठे हुए थे। इस दिन फिलिस्तीनियों और इजरायल पुलिस के बीच संघर्ष हुआ। दूसरी ओर इजरायल के लोग यानी यहूदी भी सोमवार को यरूशलेम डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। उस दिन यहूदी समुदाय के लोग ओल्ड सिटी यानी पुराने शहर के चारों ओर मार्च निकालते हैं और इसके बीच में कई मुस्लिम बस्तियां भी आती हैं। अल अक्सा मस्जिद इसी ओल्ड सिटी में स्थित है। पुलिस ने सोमवार को यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच किसी तरह के टकराव को रोकने के लिए यरूशलेम डे के मार्च के रूप में बदलाव भी किया। दूसरी ओर फिलिस्तीन की आज़ादी के समर्थक कट्टरपंथी संगठन हमास ने इजरायल से कहा था कि वो सोमवार शाम 6 बजे तक अपनी पुलिस अल अक्सा मस्जिद और शेख जर्राह से हटा ले, लेकिन ऐसा न होने पर गाजा पट्टी में सक्रिय हमास की ओर से यरूशलेम पर रॉकेट के हमले किए गए, जिसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा कि यरूशलेम डे के दिन कट्टरपंथी संगठनों ने यरूशलेम पर हमला किया है, इजरायल उन्हें कड़ा जवाब देगा। इसके बाद इजरायल की ओर से हमास के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। मोटे तौर पर बात यह है कि 1967 में जो अरब इजरायल युद्ध हुआ था, उसमें इजरायल ने ये जो पूर्वी यरूशलेम का हिस्सा है उसको कब्जे में ले लिया था। अब पूर्वी यरूशलेम में ये अल अक्सा मस्जिद है, जो कि मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, और फिलिस्तीनी मानते हैं कि जब भी उनका स्वतंत्र देश बनेगा तो ये इस इलाके में उनकी राजधानी होगी। लेकिन बेंजामिन नेतान्याहू इस कोशिश में है कि इसको हड़प लें, और वो बहाना बना रहे हैं कि यरूशलेम चूंकि उनकी राजधानी है, इसलिए उसको वो उसके डेवलपमेंट का प्लान कर रहे हैं, और इसको लेकर पूरी दुनिया भर में प्रतिक्रिया है। यहाँ तक कि अमेरिका तक उससे सहमत नहीं है, उसका विरोध कर रहा है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इजराइल के इन कदमों का विरोध कर रही है, और इस वजह से गुस्सा भी है। बल्कि ये तक यूनेस्को ने कहा है कि ये जो मस्जिद है इस पर इस मस्जिद पर भी इजरायली दावा करते हैं, उसी तरह से जैसे बाबरी मस्जिद के मामले में चल रहा था हिंदू मुसलमानों के को लेकर, तो ये दावा करते हैं। लेकिन यूनेस्को ने कहा था नहीं, इस पर फिलिस्तीनियों का ही हक है जिस पर ये दावा कर रहे हैं। तो ये टकराव की पूरी राजनीति का पूरा लंबा इतिहास है, लेकिन इजराइल अपने ताकत के बल पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसे एक आपराधिक हरकत माना जाना चाहिए और इसका विरोध किया जाना चाहिए। ये सरासर इस इलाके में गुंडाई है, लेकिन बहुत सारे अरब देशों ने एक तरह से समझौता कर दिया है, समर्पण कर दिया है। बीच बचाव की कोशिशें शुरू हो गई हैं। जो कतर और मिस्र आमतौर पर बीच बचाव करने वाले माने जाते हैं, वो भी शुरू हो गए हैं। सुरक्षा परिषद भी लगी हुई है कि शांति स्थापित हो जाए। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार उभर कर आती हैं। ख़ास तौर पर ये जो यरूशलेम डे है, इस दिन इजरायली लोग ख़ास तौर पर जो है मुस्लिम इलाके वहाँ पर मार्च निकालते हैं, और ये इसे एक उकसाने वाली कार्रवाई के तौर पर ही देखा जाता है। तो ये एक सिलसिला चला रहा है। इजराइल हमेशा उकसाने वाली काम करता है, फिर झगड़े होते हैं, हिंसा होती है, इजराइल को बहाना मिलता है फिलिस्तीनियों को मारने का। तो ये एक सिलसिला चल रहा है, बहुत दुखद है, और इस पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को सख्त नोटिस लेकर कार्रवाई करना चाहिए।
दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।